चलिए, तो सबसे पहले नमस्ते दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी यहाँ सकुशल हूँ, है ना। चलो अपनी वीडियो की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज नया टॉपिक है हमारा ग्रह। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी कि ग्रह सौर मंडल की उत्पत्ति हमने देखी थी, वहां ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ हमने जाना था। उसी में पृथ्वी की उत्पत्ति भी हमने देखी, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति को हम अलग से नहीं पढ़ने वाले, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी भी हमारी क्या है, ग्रह है। जैसे बाकी ग्रहों का निर्माण हुआ, ठीक उसी तरह लगभग हमारी पृथ्वी का भी क्या हुआ, निर्माण हुआ है, ठीक है। सूर्य की आंतरिक संरचना को भी हमने पढ़ चुके हैं, कैसे उसमें प्रकाश आ रहा है, कैसे हाइड्रोजन हीलियम में लगातार परिवर्तित होता जा रहा है, और कैसे 4 अरब वर्ष बाद हमारा सूर्य क्या बन जाएगा, श्वेत वामन तारा बन जाएगा, जो आगे काला वामन में बदल के ब्लैक होल में समाहित हो जाएगा, मगर उसमें 4 अरब वर्ष का समय है, ठीक है। तो सूर्य के बारे में हमने जाना था। तो चलिए, सूर्य हो गया, ग्रहों की उत्पत्ति हो गई। आज हम चर्चा करते हैं ग्रह। ये ग्रह है क्या, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ग्रह और तारे, ग्रह और तारे में अंतर क्या है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे, ग्रह और तारे में क्या अंतर है, जबकि ग्रहों का निर्माण तारे से ही हुआ है। तो देखिए, कहा जाता है ग्रह और तारे में सबसे बड़ा मूल कारण यही है, जो तारे होते हैं उनमें स्वयं का प्रकाश होता है। क्या होता है, तारे में स्वयं का प्रकाश होता है। जो तारा होता है इसमें स्वयं का प्रकाश, और जबकि ग्रह में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ठीक है, ग्रह में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ये तारे के प्रकाश से ही, तारे के प्रकाश से ही क्या होते हैं, चमकते हैं, है ना। यानी कि ग्रह और आपके उपग्रह भी, जैसे कि चंद्रमा और पृथ्वी पे हमारी जो रोशनी आती है वो कहां से आती है, तारे से ही आती है, यानी कि सूर्य के माध्यम से ही आती है। और हम जानते हैं तारे में उसके चमकने का स्रोत क्या है, उसकी ऊर्जा का स्रोत क्या है, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, जिसे क्या कहा जाता है, जैसे नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो हुआ अंतर हमारा तारे और ग्रह में, ठीक है। अब देखते हैं ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ईएयू क्या है। तो ईएयू का फुल फॉर्म है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। खगोलीय इकाई क्या होती है, कहते हैं सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को एक खगोलीय इकाई कहा जाता है। यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को एक खगोलीय इकाई कहा जाता है, ठीक है। इसका यूज कहां करते हैं, इसका यूज
ग्रहों की दूरी मापने के लिए किया जाता है ना? किसके बीच की? सूर्य और उसके ग्रहों के बीच की दूरी। जैसे मैंने कहा एक खगोलीय इकाई, मैंने कहा समाधान देते, सूर्य और मंगल के बीच की दूरी 5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। तो क्या मतलब हुआ 5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का? कितनी दूरी हुई? दूरी कितनी हुई? एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर सूर्य और पृथ्वी की दूरी, यानी कि जितनी दूरी सूर्य और पृथ्वी की है उससे 5 गुना दूरी सूर्य और मंगल की। जैसे मान लीजिए पृथ्वी की 10 है, पृथ्वी और सूर्य की दूरी कितनी है? 10 है, तो मंगल की कितनी हो जाएगी? 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखिए अक्षीय और कक्षीय गति में क्या अंतर होता है ना? जैसे कि दूरियों को देखिए कई चीजें होती हैं। जैसे हमारी पृथ्वी पे भी बात करें, समुद्र में हम अलग तरीके से मापते हैं और दो स्थानों के बीच की दूरी को अलग तरीके से मापते हैं। समुद्र में कोई जहाज जाता है तो इसे किलोमीटर में नहीं मापा जाता, नॉटिकल मील में मापा जाता है। और दो स्थानों के बीच की दूरी अगर सड़क के माध्यम से दूरी तय करते हैं तो क्या देखते हैं उसमें? किलोमीटर। ठीक है, तो हर जगह की दूरियां अलग अलग होती हैं। जैसे मैं बात करूं तो तारे और ग्रह की दूरी हो गई, अब आकाशगंगा है तो दो आकाशगंगाओं के बीच की दूरी जो मापी जाती है, ध्यान रखना है, दो आकाशगंगाओं की दूरी जो मापते हैं वो प्रकाश वर्ष में मापते हैं। किसमें मापते हैं? प्रकाश वर्ष में। अभी प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहा जाता है। फिर सुन लीजिए, दो आकाशगंगाओं के बीच की दूरी प्रकाश वर्ष के माध्यम से मापते हैं और प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी होती है। ठीक है, तारे और यानी सूर्य और अन्य ग्रहों के जो बीच की दूरी मापते हैं वो किसमें मापी जाती है? खगोल की इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से। ठीक है, दोनों में अंतर ध्यान रखिएगा, पेपर में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब अगली चर्चा करते हैं कक्षीय और अक्षीय गति में क्या अंतर होता है। कक्षीय और अक्षीय गति में क्या अंतर होता है? ठीक है, तो देखिए कक्षीय और अक्षीय गति, देखिए दो शब्द हैं, कक्षीय और अक्षीय गति। देखिए पहले कक्षीय देखते हैं, किसी पिंड के चारों ओर घूमना कहलाती है कक्षीय गति। मान लीजिए एक कोई पिंड है और मैं इसके चारों तरफ घूम रहा हूं ऐसे, यानी कि मैं कहूं किसी की परिक्रमा करना, और परिक्रमा चारों तरफ की जाती है किसी को केंद्र मानकर। सीधी सी बात है, हम लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर में हम क्या करते हैं? परिक्रमा लगाते हैं, यानी कि जिस पॉइंट से शुरू करते हैं बीच में ईश्वर को केंद्र मानते हैं और इसके चारों तरफ घूम के वापस उसी पॉइंट पे आते हैं, तुम्हारी एक परिक्रमा क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। ठीक उसी तरह की कक्षीय गति वो होती है जब ग्रह
सूर्य के चारों ओर घूमता है। सूर्य को केंद्र मानकर और उसके चारों ओर क्या करता है, परिक्रमा करता है, उसे कक्षीय गति कहते हैं। समझ में आ गई? इंग्लिश में से क्या कहते हैं, ऑर्बिटल स्पीड। ठीक है, अब देखते हैं ये अक्षीय गति क्या है। एक्सियल स्पीड, एक्सिस का मतलब है अपनी ही जगह पे घूम जाना। एक्सियल का मतलब क्या है, अपनी ही जगह पर चारों तरफ घूम जाना। इसमें हम किसी पिंड को केंद्र में नहीं मानते हैं, इसमें हम अपने आप को भी केंद्र में मानते हैं और चारों तरफ घूम जाते हैं। एग्जाम्पल सबसे अच्छा कौन सा है, देखिए हम लोग कई बार मंदिर में या घर में आरती वगैरह करते हैं। आरती वगैरह हो जाने के बाद आपने देखा होगा हम लोग एक गोल भी घूम जाते हैं, क्योंकि हम ईश्वर को केंद्र में मान के गोल घूमते हैं या अपनी जगह पे गोल घूम जाते हैं ना, अपनी जगह पे गोल घूमते हैं ना, अपने आप को केंद्र में रख के। तो वो हमारी कैसी हो गई, वो हमारी अक्षीय गति हो गई, है ना। और कक्षीय गति क्या थी, हमने ईश्वर को केंद्र में माना था और उसके चारों तरफ घूमे थे। ठीक है, दोनों गतियां समझ में आई। हमारी पृथ्वी भी ठीक इसी तरह से घूमती है, यानी कि पृथ्वी की भी क्या होती है, दो गतियां होती हैं। एक कक्षीय गति, किसके सापेक्ष, सूर्य के चारों ओर घूमेगी, सूर्य को केंद्र मान के चारों ओर उसकी परिक्रमा करेगी, तो क्या कहलाएगी, कक्षीय गति। और अक्ष क्या होता है, पृथ्वी अपने अक्ष पे भी रोटेट करती है। पृथ्वी क्या कर रही है, अपने अक्ष पे भी रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज। तो समझ गए कक्षीय और अक्षीय गति। अब देखते हैं अभी, अब देखिए अभी पार्थिव ग्रह कौन से होते हैं और ग्रीक प्लैनेट या जोवियन ग्रह कौन से होते हैं। ठीक है, तो देखिए पार्थिव ग्रह टेरेस्ट्रियल प्लैनेट चार होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, इन चार को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। पेपर में कभी पूछ लेता है, 3 पार्थिव का दे देगा, एक ग्रीक प्लैनेट का दे देगा, है ना। ग्रीक प्लैनेट या जोवियन प्लैनेट का दे देगा और आपसे पूछ लेगा इनमें से कौन सी है। तो आपको जरा ध्यान रखना है, शुरू के जो 4 प्लैनेट हैं वो पार्थिव ग्रह कहलाते हैं और जो अंत के 4 हैं वो जोवियन या ग्रीक प्लैनेट कहलाते हैं। ठीक है, तो ये पार्थिव हो गए आपके। अब देखते हैं जोवियन या ग्रेट प्लैनेट या ग्रह। ठीक है, ये कौन कौन से होंगे, आगे बढ़ जाइए। मंगल के बाद कौन सा आता है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, ये हमारे जोवियन प्लैनेट हैं। अच्छा, ना ग्रेट क्यों कहा जाता है, तो देखिए ग्रेट कहने के पीछे कुछ रीजन है। जैसे कि बृहस्पति है, ये सबसे बड़ा है, बृहस्पति कैसा है, सबसे बड़ा, अपने आप में ग्रेट है। शनि इसके रिंग है इसलिए ग्रेट है ना। अरुण ये अपने अक्ष पर कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, अपने आप में ग्रेट है। वरुण
एक तो सबसे दूर है और एक क्या करता था, प्लूटो को काटता भी था। यानी कि सबसे, और वर्तमान में कहें वरुण क्या है, सबसे दूर का ग्रह और सबसे ठंडा भी है, न सूर्य की किरण पहुंच ही नहीं पाती। यानी कि चारों के चारों क्या है, अपने आप में कुछ ना कुछ अलग से स्पेसिफिकेशन लिए हुए हैं, कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं, इसलिए उन्हें क्या कह दिया गया, ग्रे प्लैनेट कह दिया गया। ठीक है, अब देखते हैं द घटिया और इंफीरियर प्लैनेट। ये हैं आपके दो, बुध और शुक्र। बुध और शुक्र क्या है आपके, घटिया या इंफीरियर प्लैनेट इन्हें कहा जाता है। ठीक है, अब अगला देखिए, अब अपनी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के बारे में जरा देखिए। ये जो हमारी पृथ्वी है, इसे ग्रीन प्लैनेट भी कहा जाता है और नीला ग्रह भी कहा जाता है। जैसे कि लिखा हुआ है, ये जो हमारी पृथ्वी है इसे क्या कहते हैं, ग्रीन प्लैनेट और नीला ग्रह। अब देखिए, ग्रीन प्लैनेट कब कहेंगे और नीला ग्रह कब कहेंगे, तो देखिए, ग्रीन प्लैनेट हम ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में कहते हैं, है ना, ज्योग्राफिकल भाषा में, यानी कि भूगोल की भाषा में एक तरीके से कहें, नीला ग्रह नहीं ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है। और नीला ग्रह कब कहेंगे, नीला ग्रह हम कहेंगे खगोल विज्ञान की भाषा में। क्यों कहते हैं, क्योंकि जब अंतरिक्ष से हम पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी हमें कैसी दिखाई देती है, नीली दिखाई देती है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी पे आप जानते हो लगभग 70% जल भरा हुआ है, तो महासागरों का है, तो वहां से कैसा दिखता है, नीला दिखाई देता है। इसलिए अगर पूछा जाए कि भाई नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है किस भाषा में, तो खगोल विज्ञान की भाषा में, और ग्रीन प्लैनेट भूगोल की भाषा में, ज्योग्राफिकल लैंग्वेज। ठीक है, देखिए ये छोटी छोटी बातें हैं, ये पेपर में आ जाती हैं और हमें ऑप्शन दोनों ही मिलते हैं। देखिए खगोल का मतलब ही क्या होता है, अंतरिक्ष। ऐसे याद कर लीजिए, अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो नीली दिखाई देती है, तो कौन सी भाषा हो गई, खगोलीय भाषा हो गई, खगोल विज्ञान की भाषा। अब भूगोल में आप देखिए सारी चीजें हम ज्योग्राफी से संबंधित पढ़ते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, ग्रीन प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, अब एक देखिए जरा शनि के बारे में देखते हैं, शनि ग्रह के बारे में देखिए। शनि ग्रह का कहा जाता है कोई रंग नहीं होता। क्या है, शनि ग्रह के बारे में कहा जाता है कोई रंग नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या नहीं होता, रिफ्लेक्शन नहीं होता। ठीक है, देखिए और देखिए, अरुण ग्रह जो है इसे हरा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यह मीथेन गैस बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, इतनी सारी चीजें समझ में आई। तारे और ग्रह में अंतर क्या होता है, आकाशगंगा क्या को किस में मापते हैं, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दूरी की इकाई है। ठीक है, अक्षीय और कक्षीय गति में अंतर, पार्थिव ग्रह, ग्रेट प्लैनेट, जोविन प्लैनेट, इंफीरियर प्लैनेट, पृथ्वी को क्या कहा जाता है। तो देखिए अब थोड़ी सी बातें मुझे और करनी है। जैसे कि शनि ग्रह में आप जानते हो रिंग है, रिंग देखिए कुछ गैसों की बनी हुई है, और ऐसा मानना है वैज्ञानिकों का कि फ्यूचर में जो रिंग है ये कई ग्रहों में परिवर्तित हो जाएंगे। किसमें, ग्रहों में या उपग्रह में परिवर्तित होंगी, और ठोस तो होंगी। ठीक है, और देखिए
एक में सबसे इम्पोर्टेंट बात आपसे जो करनी है वो जरा ये है कि देखिए, हमारी पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करती है वो पश्चिम से पूर्व करती है ना, और एंटी क्लॉकवाइज भी करती है। तो सही क्या है, पश्चिम से पूर्व या एंटी क्लॉकवाइज? देखिए सही दोनों है, गलत कोई भी नहीं है। बस अगर थोड़ा टेक्निकल टर्म में देखा जाए तो हमारी पृथ्वी को पश्चिम से पूर्व की अपेक्षा अगर एंटी क्लॉकवाइज कहें तो ज्यादा सही है ना। देखिए इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, थोड़ा डीप हो जाएगा कि ऐसे कैसे। हाँ, अगर आपको दोनों ऑप्शन में मिलते हैं कि पश्चिम से पूर्व है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो आप एंटी क्लॉकवाइज को टिक कीजिए, वो ज्यादा सही है। ठीक है, अब एंटी क्लॉकवाइज घूमती है नॉर्थ पोल के सहारे या साउथ पोल के सहारे? तो पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है नॉर्थ पोल के सहारे, और क्लॉकवाइज घूमेगी साउथ पोल के सहारे। आपको ये चीजें भी याद रखनी है। क्योंकि जो हम सारी गणना जो करते हैं पृथ्वी की, वो लगभग नॉर्थ पोल के सहारे ही करते हैं। और अगर साउथ पोल के सहारे हम करेंगे, जो ठीक नॉर्थ पोल की क्या हो जाती है, वो सारी गणनाएं उल्टी हो जाती है। ठीक इतनी सी बात समझ में आई है ना। उसका भी देखिए अलग रीजन है, जैसे नॉर्थ पोल क्यों कहा, पश्चिम से पूर्व क्यों नहीं कहा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पश्चिम से पूर्व गलत है, वो भी सही है, मगर आपको ऑप्शन में अगर दोनों मिलते हैं तो आप एंटी क्लॉकवाइज ही टिक करें, वो ज्यादा सही है। देखिए ऑप्शन दोनों सही है, मगर कभी कभार क्या होता है, क्या पूछा जाता है कि ज्यादा सही कौन सा है, तो एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा सही है। ठीक है, अब देखिए ये थोड़ा समझ में आया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए मुझे कोई एक बात और बतानी है। हमारी जो पृथ्वी पर कहा जाता है कि चार दिशाएं हैं, पृथ्वी कितनी दिशाएं हैं, चार दिशाएं, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण। तो देखिए ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे पृथ्वी पर जो दिशाएं हैं, क्या है, जो पृथ्वी पर दिशाएं हैं चार हैं, लेकिन उनमें से कहा जाता है जो दो दिशाएं हैं अपनी, दो दिशाएं हैं कौन सी, उत्तर और दक्षिण। कहते हैं जो बेसिकली दिशाएं हैं आपकी दो ही हैं। कितनी हैं, दो, उत्तर और दक्षिण। कहते हैं ये दिशाएं आपकी फिक्स होती है। कैसी होती है, ये फिक्स दिशाएं हैं, और बाकी जो दो दिशाएं हैं आपकी, पूर्व और पश्चिम, ये कहा जाता है ये मानी हुई दिशाएं हैं, मानी हुई। थोड़ा अजीब लगा कि हम तो अभी तक चार दिशाएं पढ़ते हुए आ रहे थे, सर ये आप क्या नया पढ़ा रहे हैं। देखिए नया इसलिए है क्योंकि ये बात हमें पहले मालूम नहीं थी, मगर आज मालूम चल रही है, बस इसलिए थोड़ा नया है ना। पहले हमारे से तो बेस क्लियर नहीं था, थोड़ा सा डीप में हल्का सा चले गए, कि सारी चीजें मालूम चल रही है। तो मैं इसमें देखिए डीप में नहीं जाऊंगा, मैं केवल इतना बता रहा हूं, कभी अगर आपसे पूछा जाए तो पृथ्वी पर दो फिक्स दिशाएं कौन सी हैं, तो उत्तर और दक्षिण, और मानी हुई दिशाएं पूर्व और पश्चिम। ठीक है, बस इतना याद रखिए, क्योंकि पृथ्वी पे आप जानते हो
पोल होते हैं आपके दो ही माने जाते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। क्या हमने पूरा वो पश्चिम नहीं कह दिया, नॉर्थ और साउथ। आप देखेंगे पूरी ज्योग्राफी में क्या चलने वाला है, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। आपने जो चुंबकीय निडल देखी होगी, चुंबकीय घड़ी कहाँ ठहरती है, पूर्व पश्चिम में या उत्तर दक्षिण में, नॉर्थ एंड साउथ। क्यों पूर्व पश्चिम क्यों नहीं? ध्रुव तारा कहां चमकता है, पूर्व पश्चिम में या उत्तर में, उत्तर में। तो ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में कहा जाए तो दिशाएं कितनी होती हैं, दो फिक्स दिशाएं होती हैं, उत्तर और दक्षिण, यानी कि पूर्व और पश्चिम मानी हुई दिशाएं हैं। देखिए तो थोड़ा डिटेल में हो जाएगा, ठीक है, आप इतना याद रखिए। अगर आपको लगता है इसकी डिटेल आपको जाननी है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, तो मैं आपको डिटेल में भी बता दूंगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में थोड़ा यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी बातें समझ में आई होगी, कुछ नया जानने को मिला होगा, कुछ नई जानने की इच्छा भी आ गई होगी। कुछ लगता है कि आपको और डिटेल में जानना है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, मैं आपको डिटेल में उसकी बातें बता दूंगा, ऐसा क्यों क्यों है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रहों के बारे में चर्चा करते हैं, यानी कि बुध से शुरू करेंगे और सारे ग्रह क्या करेंगे, समाप्त करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफी है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, थैंक यू।